सर समझना आपसे ये चाह रहे हैं कि फील्ड मार्शल साहब जो हैं आसिम मुनीर साहब, उनका सऊदी अरेबिया का दौरा हुआ, फिर आईएसपीआर ने बताया कि मुलाकात में ईरान के ड्रोन्स और मिसाइल हमलों के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल जो है उस पर तबादला ख्याल किया गया और सऊदी वजीर दिफा जो शहजादा खालिद बिन सलमान है उनसे मुलाकात हुई। अभी आप एग्जैक्टली डेवलपिंग स्टोरी के तौर पर ईरान को, इस मुलाकात को और बाकी सारी दीगर चीज़ों को अगर आप कनेक्ट करें और आपसे पूछा जाए कि इस पे मजीद क्या गाइड कर सकते हैं, तो इस पे प्लीज बताइए एयर मार्शल साहब। देखिए, लोग जो सुनने में इंटरेस्टेड है मोस्टली वो, और इस चीज को लोग शेयर भी दे रहे थे कि पाकिस्तान शायद सऊदी अरब में हमारी अफवाज जाएं और ईरान के आमने सामने खड़े हों। मतलब ये सारी अफवाह साजी की जा रही थी, लेकिन द गुड थिंग इज कि ईरानियन प्रेसिडेंट ने तो आज अनाउंस कर दिया कि अब वो गल्फ के अंदर किसी टारगेट को नहीं लेंगे ट्रू। अनलेस कि उनके ऊपर वहां से अटैक हुआ। तो दैट इज अ बिग ब्रेकिंग न्यूज, जिसने फिर इस किस्म की अफवाहों के गुब्बारे से वैसी ही हवा निकाल दी है। नंबर एक। नंबर दो, ये जंग अब मुझे बहुत ज्यादा तवील होती नजर नहीं आ रही, इसलिए कि वॉर ऑफ नैरेटिव्स और प्रोपेगेंडा में भी इवन जिसमें बड़े माहिर थे अमेरिकन और वेस्टर्न मीडिया, उसमें भी वो हारना शुरू हो गए हैं। आप ये देखें कि ईरान ने मतलब सीएनएन और दूसरे चैनल्स को अलाउ कर दिया और वो फ्रीली फिर रहे हैं ईरान के अंदर विदाउट एनी एस्कॉर्ट, और वो वहां से कवरेज दे रहे हैं। मतलब आप सोच सकते हैं कि अमेरिका को छोड़ें कि इसराइल इस अल जजीरा को फॉर एग्जांपल क्या इस किस्म की देगा। तो ये इससे बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है। अब हो क्या रहा है अरब वर्ल्ड में कि उनकी जो अवाम है वो सिंस इस सारी वॉर की जो पीछे जो बिग गेम प्ले की जा रही है उसको समझना शुरू हो गए हैं। वो काफी अरसे से समझ रहे थे, लेकिन अब उसके ऊपर बिल्कुल अया हो गया है कि बड़ी स्मार्टली कोशिश की गई थी कि गल्फ के अवाम जो है उसमें और ईरान के दरमियान में दरार डालने की कोशिश की जाए। उसमें उन्होंने कुछ अपनी तरफ से एक जाली अटैक भी करवाए मोसाद से अरब की रिफाइनरी पे, साइप्रस के अड्डे पे, लेकिन वो चीजें सारी फेल हो गई। लेकिन मैं आपको एक बड़ी जरूरी चीज बताना चाह रहा हूँ कि प्लीज देखें, प्लीज। इस सब के पीछे जो एक बहुत डेंजरस माइंडसेट है, जो मेरे ख्याल में मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे खतरनाक आदमी है, वो है पीट हेक्सेथ, राइट। जिसको सेक्रेटरी ऑफ वॉर कहते हैं, बट आई वुड कॉल सेक्रेटरी ऑफ वॉर क्राइम्स। ट्रू। अब उसकी जरा स्टेटमेंट सुने। उन्होंने कहा कि ईरान के अवाम को अब फिक्र होनी चाहिए क्योंकि वो समझ रहे हैं कि शायद वो जिंदा रहेंगे। अब ये लैंग्वेज सिर्फ सहूनी इस्तेमाल करते थे, अमेरिकन ने ये लैंग्वेज कभी भी इस्तेमाल नहीं की थी। और अगर आपको याद हो कुछ अर्सा पहले इन्होंने यूरोपियन पार्लियामेंट में जाके यूरोपियंस को भी उकसाने की कोशिश की थी कि आपकी जो पॉलिसी थी कॉलोनियलिज्म की, वो एक ठीक पॉलिसी थी और उस पर दोबारा जाना चाहिए। यूरोप के अंदर तो अब ये कॉलोनियलिज्म की एपिटाइट खत्म हो चुकी है, जिसके बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। उनकी dwindling पॉपुलेशन, उनके एथियस्ट हो गए हैं लोग, प्लस कंज्यूमरिज्म ने उनके अंदर वो फाइटिंग स्पिरिट्स, वो चीजें और इकोनॉमीज। लेकिन ये चीज एक दोबारा से जो बेदार हुई है, ये अमेरिकन के अंदर हुई है और दूसरा ये इसराइल के अंदर हुई है। सो दिस इज अ वेरी वेरी डेंजरस टेंडेंसी, और इसी पे ये अब काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और बदकिस्मती से अब इसको एक रिलीजियस वॉर का टच दे रहे हैं। ठीक। जैसे अच्छा एयर आपने मार्शल देखा है साहब, ये आप बड़ी दुरुस्त बात फरमा रहे हैं, और आप ये जो बात आप कह रहे हैं, मेरा सवाल इसी से प्लीज रिलेटेड है। जैसे अमरीकी जरीदा जो टाइम है उसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की जो ईरान की जंग है, वो ये अखबार ये दावा कर रहा है कि ये बड़ा फौजी जुआ है, इसके नतायज जो हैं वो गैर यकीनी हैं, और जो ईरान की जो पॉलिसी है वो ख़तरनाक हद तक उलझन का बायस है। तो ये जितने भी सेंटिमेंट बेदार हों, जब आपको आउटकम ही नहीं मिला और वहां आपको हजीमतों का सामना करना पड़ा, और पूरा वर्ल्ड और आपका इकोनॉमिस्ट लिखता है कि दी वॉर विदाउट स्ट्रेटजी, इस हद तक बात चले जाती है। और फिर सीएनएन आप ही कोट कर रहे हैं और आप बता रहे हैं कि वहां जाके वो बता रहे हैं कि हम तो कॉफ़ी पीने लगे हैं, और बता रहे हैं कि यहाँ तो जो पेट्रोल पंप्स हैं और गैस स्टेशन तक खुले हुए हैं, खाने पीने की शायद खुरनोश मिल रहे हैं, लोग जो हैं वो फ्रीली मूव कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम इतने घंटे से ट्रैवल कर रहे हैं तो ऐसा कोई प्रॉब्लम आया नहीं। तो वो जो आप बता रहे हैं सेंटीमेंट सारा, वो तो फिर जो है वो अपनी मौत आप मर जाएगा जब वहां से आउटकम नहीं मिला। और साथ जो बगले बजा रहे थे सारे लोग के बड़े ये जी मुस्लिम ममालिक आमने सामने आ गए, तो ईरान की एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक मूव और बड़ी ज़बरदस्त मूव जो आप ही ने दोबारा उस बात को छेड़ा कि भाई उसने तो सबको कहा है कि भाई मैं तो किसी तरह का हमला दोबारा नहीं करूंगा, और कहाँ कहाँ फ्लैग, फॉल्स फ्लैग किए लोगों ने, और गलत ड्रोन मार मार के तो कहते रहे जी ईरान मार रहा है, तो ये सारी बातें भी। तो अब इस पे बताइए कि ये तो फिर इस तरह के सेंटीमेंट फिर मर जाते हैं अपनी मौत जब आपको आउटकम ही नहीं मिलता।
बिल्कुल ठीक है, लेकिन याद रखें कि प्रेसिडेंट ट्रम्प आज हैं कल नहीं होंगे, मोदी आज हैं कल नहीं होंगे, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प को इलेक्ट करने वाले भी लोग तो भी तो वहां है ना। कल कोई एक और आ जाएगा, कल कोई एक और पीट हेगसेथ हो जाएगा। तो ये हमें ये ये एक वॉर ऑफ, एक उन्होंने जो स्टार्ट कर दी है जिसमें उन्होंने जूडो क्रिश्चियनिटी को शामिल कर लिया है, ये एक बड़ा खतरनाक ट्रेंड है जिसको हमें अब देखना पड़ेगा कि ये किस तरह के सेंटिमेंट्स, और उस सेंटिमेंट्स के पीछे अवाम जो है उनकी वो किस हद तक जाएगी। लेकिन इतनी आराम से ये चीजें खत्म नहीं होने वाली। लेट्स से ये जंग 10-15 दिन के अंदर खत्म भी हो जाती है, बिकॉज इकोनॉमिक कॉस्ट जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज के लिए भी अनबेरेबल है ठीक। और गल्फ के लिए भी अनबेरेबल हो गई है। लेकिन ये साजिशें तो खत्म नहीं होंगी, जो इनकी एक प्लानिंग है, मतलब इस वॉर से अगर रिट्रीव भी कर जाएंगे तो डैमेज तो ये बहुत कर चुके हैं ईरान का, वो डैमेज तो रहेगा। तो फिर ये दोबारा अपनी साजिशों पे आ जाएंगे, बिकॉज अभी इन्होंने देख लिया कि ये ईरानियन अवाम के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सके। हाँ जी। नेक्स्ट मूव इनकी होगी कि उसको किस तरह किया जाए, 10-15-20 साल लगाए जाएंगे। तो हमें इन मामलों में बड़ा खबरदार रहने की जरूरत है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इस जो इस्लामिक वर्ल्ड है उसके अंदर यूनिटी होनी चाहिए, और पाकिस्तान के अपने अंदर भी मैं देख रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह यूनिटी आ गई है, लोग एक आवाज में बात कर रहे हैं और इन खतरों को अच्छी तरह भांप रहे हैं। और हैट्स ऑफ टू सोशल मीडिया जिसने लोगों को ये अवेयरनेस दे दी है इनके प्लान्स के अच्छा, बारे एयर में। मार्शल साहब, जो वाशिंगटन पोस्ट ने दावा भी किया और उसने कहा कि रशिया जो है वो कोऑर्डिनेट्स और एग्जैक्ट लोकेशंस और हसास तनसीबात तक ना सिर्फ उन्हें ईरान को बता रहा है, रसाई तक दे रहा है और उसे हेल्प आउट कर रहा है। ये सारा पूरा डिटेल्ड आर्टिकल छपा इस पे। आज फिर प्यूटन से रब्ता भी हुआ, जो सदर हैं ईरान के उनका। तो इस फैक्टर को आप किस नज़र से देखते हैं? रीजनल कुव्वतें जो हैं वो जब तक ईरान के साथ नहीं खड़ी होंगी, जाहिर बात है, तो वो बात तो फिर और ज़्यादा बिगड़ जाती है और ईरान बिल्कुल तन तनहा रह जाता। एक तो ईरान खड़ा भी रहा, एक बूंद उसने ऑयल की भी ना जाने दी, और दूसरा जो रशिया के ऊपर आया है, ये उनकी तरफ से देखें आप तो वो तो कहेंगे ब्लेम है जी बहुत बड़ा, हमारी तरफ से इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि रशिया बीच में पेनिट्रेट करता रहा। आपका टेक क्या है इस मुद्दे पर? देखिए, रशिया और चाइना, इनसे बड़ी तवक्कुआत थी दुनिया को कि ये अपना रोल प्ले करेंगे। इन्होंने शायद कोशिश भी की हो डिप्लोमेटिक लेवल पे अमेरिका को समझाने की कुछ अरसे से, और वो शायद चीजें ना हुई हैं। चाइना का हम जानते हैं कि उसका मोस्टली कंसंट्रेशन जो है वो ताइवान की तरफ होती है, या अपनी इंटरनल इकोनॉमी और अपनी ट्रेड की तरफ होती है, और वो डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट जो हैं वो नहीं लेना चाहता। अभी भी वो अपना ऑयल सिक्योर करने के रास्ते जो है वो ढूंढ रहा है। रशिया ऑन द अदर हैंड, रशिया का मिडल ईस्ट के अंदर बहुत ही ज्यादा इंग्रेस भी रहा है, उसकी बहुत ज्यादा से है। और रशिया हमेशा ये चाहता है कि उसको एक सालसी के तौर पे देखा जाए मिडल ईस्ट में, कि ठीक। असल फैसला कौन रोल जो है वो रशिया ही अदा करेगा। पुतिन साहब की हमेशा से ये, और बल्कि रशिया की हमेशा से ये ख्वाहिश रही है। जब ये यूएसएसआर थे तो उस वक्त तो एक डिसाइसिव रोल प्ले कर लेते थे, बिकॉज उस वक्त टू सुपर पावर्स थी। अभी वो रोल इनका कम हो गया है। अब इनके पास क्या ऑप्शन है? अब ये लोग ऑब्वियसली देखना चाहेंगे कि अमेरिका इस वॉर में एम्ब्रॉयल हो, उसको हजीमत उठानी पड़े। तो इस तरह की सारी जो है सपोर्ट वो प्रोवाइड करेंगे। अब जाहिर है, अगर हम ईरानियन मिसाइल्स अगर इतनी पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हर जगह पहुंच रहे हैं, इसका मतलब है एक तो उनको गाइडेंस सिस्टम फराहम किया हुआ है जिससे वो जा रहे हैं। दूसरा कि वो कोऑर्डिनेट इंचज के हिसाब से उनको मिले हुए हैं, कि जिसकी वजह से उन्होंने बड़ी प्रिसाइज डिस्ट्रक्शन की है। मुझे कोई कुवैत से बता रहा था कि जी। जो अमेरिका के दोनों वहां पे बेसिस थे, उनके अंदर बेइंतहा तबाही फैल चुकी है, और ये विद इन फर्स्ट 2 डेज ऑफ वॉर हो गया था। तो ये जाहिर है, ये जिस तरह की आप हिंट दे रहे हैं, ये मुमकिन है। और जाहिर है वो लोग देखना चाहेंगे कि जो अमेरिका का एक डिमाइस है, जो लोग सोच रहे हैं कि जितना जल्दी वो हो जाए, और इस तरह के अगर फैक्टर उसमें कंट्रीब्यूट कर जाए, जो कि डेफिनेटली अब करेंगे, तो वो क्यों इसका फायदा नहीं उठाएंगे? आखिर अमेरिका ने भी तो रशिया को इन यूक्रेन वॉर में जिस हद तक वो नुकसान पहुंचा सकता था वो पहुंचाया है। तो रशिया ये बात भूलने तो नहीं वाला। अच्छा, एयर मार्शल साहब, आखिरी बात ये, बहुत सारे 21 से ज़ायद हॉस्पिटल्स रिपोर्ट हुए, अब शायद ये फिगर इससे भी बढ़ गया हो। फिर जो ख़रीदारी के सेंटर्स होते हैं अवामुन्नास के, उन्हें हिट किया गया, हॉस्पिटल्स हिट की गई, आग बुझाने वाले आलात जहाँ लगे नस्ब होते हैं उन चीज़ों को हिट किया गया, बच्चियाँ जो हैं उन्हें शहीद कर दिया गया, बच्चों के स्कूल जो हैं उन्हें हिट किया गया। ये क्या किस तरह का वॉर इसे देखते हैं? ये किस मेंटेलिटी का वॉर है कि आप वहाँ आपने सुप्रीम लीडर जो है उन्हें शहीद कर दिया, टॉप लीडरशिप जो है उसे शहीद कर दिया, लेकिन बच्चों को आप हिट क्यों कर रहे हैं? इसकी आपको क्या वजह समझ आती है?
देखिए, बात यह है कि मैंने आपसे बताया था ना कि ये वॉर ज़ायनिस्ट फिलॉसफी के तहत लड़ी जा रही है, लेकिन आपको इसमें हैरान नहीं होना चाहिए, इराक में 1 मिलियन बच्चे जो थे, उनको शहीद कर दिया गया था। ट्रू। क्या हुआ उसके बाद? अनफॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं हो सका। गाजा में भी इतने ज्यादा बच्चे और ख्वातीन शहीद हुए, उसके कुछ भी नहीं हो सका। लेकिन ये कर क्यों रहे हैं यार? इसमें एक तो इनकी अपनी इंटेंशन है, एक टेक्निकल फॉल्ट भी है। टेक्निकल फॉल्ट ये है कि इन्होंने, चूंकि अटैक्स बहुत ज्यादा थे, तो इन्होंने बजाय कि वो ह्यूमनली उनको कंट्रोल करते, इन्होंने एक सॉफ्टवेयर है, एक क्लॉडिया, वो यूज किया है। वो डिसाइड करता है टारगेटिंग, और उसकी जाहिर आई एम श्योर प्रोग्रामिंग भी उन्होंने इस किस्म की हुई है। और वो अब बहुत ज्यादा डिस्टिंक्शन रख भी नहीं सकता। ये एग्जैक्टली ऑपोजिट है जिस तरह की टारगेटिंग पाकिस्तान आर्मी या एयरफोर्स करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान का केस ले लें, एक एक टारगेट, मैं तो इसका हिस्सा रहा हूं, मुझे पता है। वो आर्मी चीफ देखते हैं, फिर एयरफोर्स चीफ देखते हैं कि किसी तरह वो देख लें कि इसमें कोई खातन या बच्चे तो नहीं इन्वॉल्व हैं। और अगर बाजू का 10 में से वो 2 टारगेट रखते हैं, 8 रिजेक्ट कर देते हैं। यही वजह है कि आज हम कह रहे हैं कि हमने 560 तालिबान जो हैं या उनके सपोर्टर्स को हमने हलाक किया है, इसलिए कि वी नो एग्जैक्टली ये तरीका होता है जिनेवा कन्वेंशन के तहत टारगेटिंग का, कि जिसमें आप इंश्योर करें। वो इसको बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली वो तो किसी भी एथिक्स और रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये तो एक मिसाल है। बड़ा अच्छा किया आपने इसको आज नाजरीन के सामने उजागर किया इस पॉइंट को। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत शुक्रिया जी। एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद अख्तर साहब, दिफाई एनालिस्ट, बड़ी डिटेल से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। शॉर्ट ब्रेक एक प्रोग्राम में शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिए।